ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्री जो करनी है, इन द बुक्स ऑफ, एक तो करनी होती है ट्रांसफरी कंपनी, एक करनी होती है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। सही कह रहा हूं? तो हमने, यानी कि ये कौन सी होगी आपकी न्यू कंपनी एक तरीके से, ये हो गई आपकी ओल्ड कंपनी, ये हो गई आपकी परचेजर, ये हो गई आपकी वेंडर, ठीक है। ओके, तो इसकी बुक्स में हमने एंट्री करना सीख लिया दो मेथड से, इंटरेस्ट पूलिंग मेथड, और एक तो इंटरेस्ट पूलिंग मेथड और दूसरा इंटरेस्ट पूलिंग मेथड को हम मर्जर मेथड भी बोलते हैं। वेरी गुड इवनिंग कुमार। तो मर्जर मेथड और इंटरेस्ट पूलिंग मेथड ये दोनों के दोनों इसमें अप्लाई होते हैं ना। तो हमने यहाँ पर मर्जर मेथड और परचेज मेथड दोनों से ही जनरल एंट्री सीख ली, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि जो वेंडर कंपनी है, जो ओल्ड कंपनी है, उसकी बुक्स में जनरल एंट्री कैसे करनी है। तो इसमें कोई मर्जर मेथड या आपका परचेज मेथड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इस कंपनी का हो रहा होता है लिक्विडेशन। इस कंपनी का क्या हो रहा होता है? लिक्विडेशन। सो आज हम सीखने वाले हैं जनरल एंट्रीज in the books of transferor company. Transferor company means old, vendor, seller, ठीक है। हाँ जी, बट जो ट्रांसफरर कंपनी होती है ना बेटा, वो कंपनी अब बंद हो जाएगी। उस कंपनी का क्या हो जाएगा? वाइंडिंग अप हो जाएगा। उस कंपनी का क्या हो जाएगा? लिक्विडेशन हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर के अंदर हमने कंपनीज अकाउंट में तो नहीं पढ़ा, लेकिन पार्टनरशिप में हमने जरूर देखा था। आपको पार्टनरशिप याद है? एक होता था इंट्रोडक्शन, एक नया पार्टनर आता था, एक कोई पार्टनर रिटायर होता था या किसी पार्टनर की डेथ होती थी, ये तो होता ही था। और एक लास्ट में होता था पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाती थी, साझेदारी समाप्त हो जाती थी, साझेदारी फर्म का समापन हो जाता था, बिजनेस बंद हो जाता था, है ना। तो ऐसे कैसे जो हमारी ट्रांसफरर कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, इसका पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो गया ट्रांसफरी कंपनी के अंदर, तो ये इस कंपनी का क्या हो रहा है? लिक्विडेशन हो रहा है, खत्म हो रही है ना। यस, तो लिक्विडेशन हो रहा है, तो इसमें मेन हमारा आता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। हम वहां पर पार्टनरशिप में भी बनाते थे, लिक्विडेशन ऑफ जब, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ जब पार्टनरशिप फर्म का करते थे, हम फर्म को बंद करते थे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कैश या बैंक अकाउंट या लोन अकाउंट बनाते थे। तो यहाँ पर भी अब ये तो कंपनी है, पार्टनरशिप तो है नहीं, तो इसका लिक्विडेशन भी रियलाइजेशन अकाउंट तो बनेगा ही। और रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसका नेचर कैसा है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब इसके अंदर हम देखेंगे या तो प्रॉफिट होगा या हमें कोई लॉस होगा, वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इसके अंदर। प्रॉफिट होगा तो इसमें, लॉस होगा तो भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इसमें। तो इस अकाउंट के बेसिस पर हम जो है इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रांसफरी कंपनी है, सॉरी, जो हमारी ट्रांसफरर कंपनी है, अब ट्रांसफरर कंपनी को मैं ओल्ड कंपनी बोलूंगा, उसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो जो हमारी ओल्ड कंपनी है उसकी सारी एसेट और लायबिलिटी अब हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन में। उसकी सारी एसेट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, उसकी सारी लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, उसके सारे रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर में चले जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको समझाऊं कि भैया ये है बैलेंस शीट एक, वैसे तो बैलेंस शीट अलग होती है, लेकिन मैं ये वाली बैलेंस शीट बता रहा हूँ आपको। कंपनीज एक्ट में ऐसी बैलेंस शीट नहीं होती है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। जैसे ये बैलेंस शीट है, तो आपको जनरल एंट्री रटनी नहीं पड़े, ठीक है, आप उसको समझ पाओ। जैसे ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर लाइबिलिटीज, यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर रुपीज़। अब यहाँ पर हमारे पास में एसेट्स है, कौन कौन सी? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, है ना, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, और इसके अलावा कुछ फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस, ठीक है। इस तरीके से एसेट्स हो जाती है। इधर हमारे पास में क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग सही नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटी आती है ना, नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं, ABCD। फिर करंट लायबिलिटी आती है, आपको याद हो तो, उसमें भी 4 पॉइंट ABCD। ठीक है, अगर हम कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट के हिसाब से देखो तो ये सब होता है। अब देखो बेटा करना क्या है, हमको करना क्या है, ये सारी की सारी एसेट और ये जितनी भी लायबिलिटी है इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये जितनी भी एसेट्स है, कैश का देखना पड़ेगा। अगर कैश ट्रांसफरी कंपनी, न्यू कंपनी, देखो भाई ये सारी लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, न्यू कंपनी की। ये सारी एसेट्स किसकी हो जाएगी, न्यू कंपनी की। एसेट और लायबिलिटी न्यू कंपनी ले जाएगी, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी ले जाएगी। ट्रांसफरर कंपनी के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, इनके शेयर होल्डर को कौन पेमेंट करेगी, जो न्यू कंपनी है वो अपने शेयर्स, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर या कैश इनको देगी, है ना, ऐसा ही होता है। यानी कि इसकी ओल्ड कंपनी की, ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट और लायबिलिटी न्यू कंपनी ले लेती है। तो जो एसेट और लायबिलिटी न्यू कंपनी लेगी उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसको भी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जो एसेट और लायबिलिटी कौन लेगी, न्यू कंपनी, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन में। जो एसेट और लायबिलिटी न्यू कंपनी नहीं लेगी उसको हम फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। एसेट हम बेच देंगे, मतलब ओल्ड कंपनी बेच देगी एसेट को क्योंकि न्यू कंपनी ने ली नहीं, और लायबिलिटी का ओल्ड कंपनी क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी, क्योंकि न्यू कंपनी ने उस लायबिलिटी या उस एसेट्स को नहीं लिया तो उसका सेटलमेंट ओल्ड कंपनी खुद करेगी। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर, इनके अकाउंट बनेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस चला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर, क्योंकि उनका ही होता है रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। तो इस तरीके से हमको जनरल एंट्रीज करनी है बहुत सारी। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। देखो सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जनरल एंट्री समझ में आएगी। ओल्ड कंपनी की जब बुक्स में हम जनरल एंट्री करेंगे ना, तो सबसे पहले हम एसेट ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, रियलाइजेशन में। कौन सी एसेट, वो एसेट्स जो न्यू कंपनी हमसे ले रही है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद वो लायबिलिटी जो न्यू कंपनी ले रही है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में जो एसेट, ध्यान से वर्ड्स पे, शब्दों पे ध्यान देना, जो एसेट न्यू कंपनी नहीं ले रही उसको ओल्ड कंपनी यानी कि हम बेच देंगे। वो लायबिलिटी जो न्यू कंपनी ने नहीं ली उसका पेमेंट ओल्ड कंपनी करेगी। अगर रियलाइजेशन यानी कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होते हैं, एक्विजिशन के या लिक्विडेशन के जो खर्चे होते हैं, है ना, तो वो खर्चे जो है अगर न्यू कंपनी पे कर रही है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, ओल्ड कंपनी उसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। लेकिन अगर वो जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं, एक्विजिशन एक्सपेंसेस हैं, उसका पेमेंट कौन कर रही है, उसका पेमेंट ओल्ड कंपनी कर रही है, तो ओल्ड कंपनी उसकी एंट्री करेगी पेमेंट की। इसके अलावा जो इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर होगी, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जितना कुछ मैंने अभी आपको बताया है, हाँ, इन सब की हमको जनरल एंट्री करनी है। आया समझ में, प्लीज रिप्लाई। सो हम आगे बढ़े। यहाँ हम फाइनली जनरल एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, सॉरी, ओके जी, वेरी गुड ऋषभ, ओके पुष्पांजलि, ओके कुमार, थैंक यू। चलिए फर्स्ट एंट्री वन बाय वन करेंगे, ठीक है। एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स फर्स्ट, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट which is taken by न्यू कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी, बट मैं ट्रांसफरी नहीं लिखूंगा, आप ट्रांसफरी में बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं ओल्ड और न्यू लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब देखो भैया, एसेट है ना, हाँ, उसको बैलेंस शीट से हटाना है। एसेट डेबिट होती है और उसको हम बैलेंस शीट से निकालेंगे, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड से निकाल देंगे तो एसेट जीरो हो जाएगी, है ना। तो एसेट अगर खत्म करनी हो तो क्या करो, कम करनी हो तो क्या करो, क्रेडिट।
एसेट को बढ़ाना होता तो डेबिट करे, और थोड़ी खरीद रहे हैं, जो है वही बेच रहे हैं, है ना, तो एसेट हो जाएगी क्रेडिट। यस, तो 2 एसेट्स, जो भी रेस्पेक्टिव एसेट्स होगी, 2 रेस्पेक्टिव एसेट्स। और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि एसेट गई, यस सर एसेट गई, हाँ तो एसेट गई लेकिन उसके बदले में कुछ अभी मिला क्या, नहीं, कंपनी को तो कुछ नहीं मिलेगा, उसके बदले में किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा, तो कंपनी के लिए तो क्या हो गया, लॉस, तो लॉस डेबिट होता है, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, लॉस होगा तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। एसेट जा रही है पूरी की पूरी, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है कंपनी को, किसको मिल रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, कंपनी को तो कुछ नहीं मिल रहा ना, यस, तो कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा तो लॉस है। ओके, सेकंड, लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन account which is taken by new company। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो लायबिलिटी नई कंपनी ले रही है, हमारी लायबिलिटी जो कि क्रेडिट होती है, दायित्व क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटी जा रही है, मजा आ गया। आपका कोई लोन हो, बैंक बोले आपको माफ कर दिया, तो मजा नहीं आएगा, प्रॉफिट होगा ना, मजा कब आता है, जब प्रॉफिट होता है। तो लायबिलिटी आपकी जा रही है और आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है ना, तो इसका मतलब लायबिलिटी जा रही है, तो बढ़िया है। और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी अगर जीरो हो जाए तो क्या करेंगे, डेबिट, लायबिलिटी को कम करना हो तो डेबिट, तो यहाँ पर रेस्पेक्टिव जो एसेट डेबिट हुई थी, क्रेडिट हुई थी, अब यहाँ पर रेस्पेक्टिव, सॉरी क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, हैंग क्यों हो रहा है, टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2 इसकी वजह से फायदा होगा तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, प्रॉफिट हो रहा है ना, लायबिलिटी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, नई कंपनी ले ली हमसे, तो फायदा, और फायदा होगा तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये होगी 2 एंट्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड, वो लायबिलिटीज या वो एसेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी यानी कि नई कंपनी नहीं ली, उसको ये क्या कर देगी, बेच देगी, तो एसेट सोल्ड विच इज नॉट टेकन बाय न्यू कंपनी, वो एसेट्स जो न्यू कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी ने, जो हमसे ली नहीं, उसको हम मतलब इस बार हम कौन है, ओल्ड कंपनी, अपने आप को ओल्ड कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी यानी वेंडर कंपनी मान लो, तो हम उस एसेट्स को क्या कर देंगे, बेच देंगे। यस, तो एसेट बेचेंगे तो क्रेडिट, जो भी एसेट्स होगी, है ना, और पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री तो यही होनी चाहिए, है ना, एंट्री तो यही होनी चाहिए, बट हम यहां पर क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। क्यों रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट बेचने से हमको फायदा हो रहा है। एक एसेट थी जो नई कंपनी ने नहीं ली, हम उसको बेच रहे हैं, तो बेचने से पैसा आ रहा है तो फायदा हो रहा है, तो एसेट से कोई मतलब नहीं है, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ठीक है, यस। नेक्स्ट, फोर्थ, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, उस लायबिलिटी का पेमेंट करना, पेमेंट, अरे यार क्या है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी which is not taken by न्यू कंपनी, नई कंपनी ने जो लायबिलिटी नहीं ली है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना, इस केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे, लेकिन रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे। ये देखना, एसेट को बेचा सीधा रियलाइजेशन में डाल दिया, लेकिन लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और टू बैंक किया है। अब देखना पड़ेगा अगली 2 एंट्री जो होगी ना, वो इससे होगी क्या, 4 का ए पॉइंट क्या, इफ
प्रॉफिट ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का पेमेंट करने से क्या हो जाए, हमें प्रॉफिट हो जाए, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, यस, तो टू रियलाइजेशन। ओके, और डेबिट किसको कर देंगे, और डेबिट किसको कर देंगे, एक सेकेंड फोन साइलेंट कर लेता हूं, सॉरी, हाँ, और डेबिट किसको कर देंगे हम, रियलाइजेशन को, एक सेकेंड फोन साइलेंट कर लेता हूँ बेटा, एक वापस बजेगा बार बार, मैसेज डाल देता हूँ कि भी क्लास ले रहा हूँ ताकि आराम से वो प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ डाल देंगे रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी या लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर लॉस हुआ तो यानी कि 4 का बी, लॉस इफ लॉस ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के पेमेंट करने पर लॉस हो गया तो लॉस होने पर रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और 2 हो जाएगा वही लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगी। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना होगा वो हमें पता रहेगा, हम निकाल देंगे इसको। कहाँ है, देखो मैंने रियलाइजेशन कहाँ क्रेडिट किया, देखो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी में कहाँ किया क्रेडिट, बताओ, लाइबिलिटी टू बैंक किया, क्रेडिट कहाँ किया, देखो, हाँ एसेट्स के केस में किया था मैंने, यही तो मैंने डिफरेंस बताया कि अगर एसेट बेच रहे हैं तो सीधा रियलाइजेशन में डाल देंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी टू बैंक करेंगे, उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा और लॉस हुआ तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। यानी कि अगर हमको पे करने थे 5,000 और हमने किए 4,000 तो 1,000 का प्रॉफिट रियलाइजेशन में, हमको पे करने थे 5,000 हमको पे करने पड़े 5,500 तो 500 रुपये का क्या हो गया, लॉस, ज़्यादा पेमेंट किया, रियलाइजेशन, ऐसे। ओके, ठीक। फिर एंट्री नंबर आती है हमारी 4th के बाद में 5th, ठीक है। 5th एंट्री जो है वो होगी इफ द ट्रांसफरर कंपनी पेमेंट टू हिज डिवेंचर होल्डर, if old company payment to his डिवेंचर होल्डर, वैसे डिवेंचर होल्डर को कौन पेमेंट करता है, वैसे डिवेंचर होल्डर को कौन पेमेंट करता भैया, वैसे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करती है न्यू कंपनी। हमने देखा भी था, मर्जर और इंटरेस्ट पूलिंग मेथड या परचेज मेथड करते थे तब डिवेंचर होल्डर का पेमेंट जो है न्यू कंपनी करती थी, किसके डिवेंचर होल्डर, ओल्ड कंपनी के डिवेंचर होल्डर का, है ना, ताकि उनको उतना इंटरेस्ट मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन भी था। लेकिन यहाँ पर आ रहा है अगर हमारे डिवेंचर जो है ओल्ड कंपनी के डिवेंचर जो है होल्डर हैं उनको न्यू कंपनी पेमेंट नहीं कर रही तो किसको करना पड़ेगा, ओल्ड कंपनी को, तो वो सिचुएशन है ना। तो इफ ओल्ड कंपनी पेमेंट टू हिज डिवेंचर होल्डर तो क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, नेक्स्ट एंट्री नंबर 6th, ठीक है सर। उसके बाद जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो जाएगा, व्हेन परचेज कंसिडरेशन ड्यू, इस बार परचेज कंसिडरेशन पे नहीं करना है, न्यू कंपनी को पे करना पड़ता है, ओल्ड कंपनी को, ट्रांसफरर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन मिलता है लेकिन मिला नहीं है, ओनली ड्यू हो गया है। अगर ड्यू हो गया है हाँ तो ट्रांसफरर कंपनी से लेना है, यानी कि न्यू कंपनी से लेना है, ट्रांसफरी कंपनी से, तो ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट कर देंगे, एक तरह का हमारे लिए एसेट हो गया क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, किसके, पीसी के, न्यू कंपनी, तो उसको तो कर देंगे हम डेबिट, है ना, क्योंकि उससे पैसा लेना है और ये फायदा है एक तरह का, इतना सारा पैसा लेना है तो उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि जो भी पैसा आएगा वो तो किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। हाँ देंगे, पहले ओल्ड कंपनी अपने पास मिलेगी परचेज कंसीडरेशन, बाद में शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी।
जो न्यू कंपनी से जो भी पेमेंट मिलेगा, जो शेयर होल्डर को देना है, किसके शेयर होल्डर को, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा कंपनी से होके। पहले परचेज कंसिडरेशन ड्यू होगा, फिर न्यू कंपनी को मिलेगा, ओल्ड कंपनी को मिलेगा, फिर ओल्ड कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो रियल ऑनर है उनको पे करेगी। ओके ठीक, तो इसलिए यहां पर ड्यू हो गया, और ड्यू होने के बाद में क्या होगा, रिसीव भी होगा। तो हम यहां पर लिख देंगे व्हेन परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, व्हेन परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब जब परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड होगा तब क्या होगा भैया, तब हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर परचेज कंसिडरेशन कैसे रिसीव हो रहा है। देखो, या तो शेयर्स रिसीव हो सकते हैं किसके, न्यू कंपनी के। भाई न्यू कंपनी कैसे पे करती थी परचेज कंसिडरेशन, या तो अपने शेयर देती थी, या अपने इक्विटी शेयर, या अपने प्रेफरेंस शेयर, या अपने डिबेंचर, या फिर कैश, है ना। तो नई कंपनी के क्या क्या मिल सकते हैं हमको परचेज कंसिडरेशन में, इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स मिल सकते हैं, है ना, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, या न्यू कंपनी लिख देता हूं, है ना, न्यू कंपनी, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए, कंफ्यूज नहीं। प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी, या फिर डिवेंचर मिल सकते हैं, डिवेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी, या फिर पैसा मिल सकता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, ये सब मिल सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने एक एसेट जनरेट करी थी, न्यू कंपनी को डेबिट किया था जब पीसी ड्यू हुआ था। ध्यान से सुनना बेटा, ये दोनों एंट्री कनेक्टेड है। जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ तो हमने ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट किया था। क्यों न्यू कंपनी को डेबिट किया था, क्यों डेबिट किया था, क्योंकि कुछ लेना था, अब आ गया तो इसको क्रेडिट कर देंगे यहां पर टू, क्योंकि वो अब एसेट खत्म हो गई, आ गई जो चीज आनी थी, लेने थे अब आ गए। ट्रांसफर कंपनी यानी कि न्यू कंपनी। ओके, तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू में न्यू कंपनी डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, फायदा था इसलिए क्रेडिट, पैसा लेना है इसलिए डेबिट, अब आ गया तो इसको क्रेडिट कर दिया। तो 6th और 7th एंट्री, दो एंट्री जो थी वो आपस में इंटरकनेक्टेड थी। अब देखो, ये तो ओल्ड कंपनी को उसकी एंट्री नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, है ना, या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, इफ रियलाइजेशन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ओल्ड कंपनी, अगर ओल्ड कंपनी उसका पेमेंट कर रही है तो फर्दर ये एक तरह का खर्चा हो गया। तो ये खर्चा है, लॉस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंडिचर है तो रियलाइजेशन के डेबिट में चला जाएगा और टू बैंक। हाँ भैया, अब रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो 9th नंबर, व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज्ड। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमारे सामने दो सिचुएशन होगी, एक होगा प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, या हो सकता है लॉस, संभव, ठीक है। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ है ना, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बैलेंस आता है ना, डेबिट साइड ज्यादा होती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ओके। और इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। इक्विटी शेयर होल्डर को मैं अब हर जगह क्या लिखूंगा, ईएसएच। ईएसएच मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। ये जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना। और अगर लॉस हो जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएंगे डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ईएसएच मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, शॉर्ट में इसलिए लिखा हूं ताकि याद हो जाए, है ना। ओके ठीक है सर, ये रियलाइजेशन की एंट्री सारी की सारी हो गई। अब कुछ और एंट्रीज होगी, उसमें सबसे फर्स्ट एंट्री होती है जितने भी जनरल रिजर्व है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। तो एंट्री नंबर आ जाएगी आपकी शायद 9th के बाद 10th। या पहले कैपिटल भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं, चलो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रेफरेंस, पहले प्रेफरेंस शेयर को निपटा देते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू
प्रेफरेंस शेयर होल्डर, PSH मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो क्या, ये देखो ये बताया मैंने यहाँ पर कि देखो क्यों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर में, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर में, और ये जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं ये भी कहाँ जाएगी, ये भी सर इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगी। तो वही एंट्री अब मैं कर रहा हूं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा क्या, PSH मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर करने के बाद में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल ट्रांसफर करने के बाद में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। सर क्या देंगे, वही देंगे जो हमें न्यू कंपनी से मिला था। ये देखो न्यू कंपनी से हमें जो परचेज कंसिडरेशन मिला था ना, ये देखो ये न्यू कंपनी से मिला था, इक्विटी भी मिले थे, प्रेफरेंस भी मिले थे, डिबेंचर भी मिले थे। इसमें से कुछ हमें कहाँ किसको देने पड़ेंगे, इसमें से कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने और कुछ किसको देने, इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी कि कैपिटल के बदले में इनको कुछ देना पड़ेगा ना। एक लायबिलिटी खत्म करी, एक लायबिलिटी जनरेट कर दी, कैपिटल को खत्म कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करके एक नई लायबिलिटी कि भैया रुको तुमको कुछ देंगे, तो बोल रहे दो, तो यहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पेमेंट क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ओके, अब क्या देंगे, देंगे क्या भैया, इनको देंगे जो हमें न्यू कंपनी से मिला है। न्यू कंपनी से अगर इनको बोला है कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी दो, तो इक्विटी देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। अगर बोला नहीं प्रेफरेंस को प्रेफरेंस भी देने हैं, अब सब होगा नहीं, कुछ इनमें से एक दो होगा, प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी। नहीं इनको तो डिबेंचर देने हैं, तो डिबेंचर ऑफ अ न्यू कंपनी। नहीं इनको तो भैया कैश देना है, तो टू कैश बैंक। तो ये हमने अभी तक केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया है, हमारे रियल इक्विटी शेयर होल्डर बाकी है। तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, फिर रिजर्व एंड सरप्लस को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, फिर फिक्टिशियस एसेट्स को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे जो न्यू कंपनी से मिला। ये देखो पहले इक्विटी शेयर में जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर में जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगी, उसके बाद में इनको जो न्यू कंपनी से मिला है वो इनको भी देंगे, प्रेफरेंस को दिया है तो इनको भी देंगे। ओके, तो चलिए एंट्री नंबर 13, प्रेफरेंस को तो निपटा दिया हमने, एंट्री नंबर 13, ठीक है, वो होगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 13 ही होगी ना, हाँ 12 के बाद 13। समझ गए, जो भी रिजर्व्स हैं उनको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं हम, सारे के सारे रिजर्व्स को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर, ठीक है। ओके, अब रिजर्व के बाद में क्या करना पड़ेगा, ये रिजर्व ट्रांसफर कर दिए, जनरल रिजर्व, पीएनएल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, इक्विटी शेयर होल्डर में, पहले कैपिटल ट्रांसफर कर दी। अब जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उसको भी हम कहां ट्रांसफर करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। अब फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी होती है, अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है लेकिन वो क्रेडिट हो जाएगा फिर, है ना, इक्विटी शेयर होल्डर यहां पर डेबिट होगा क्योंकि एसेट ट्रांसफर हो रही है ना, यहां पर एसेट ट्रांसफर हो रही है, लायबिलिटी नहीं हो रही है, एसेट ट्रांसफर होगी तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा। 2 अगर पीएनएल हो, यानी कि पीएनएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस अगर क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अलावा कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, यानी कि कंपनी के स्टार्टिंग के खर्चे, प्रारंभिक खर्चे बोलते हैं, या फिर कोई जो है अंडरराइटिंग कमीशन हो या डिस्काउंट हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और उसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है। हाँ भैया इक्विटी शेयर होल्डर में बहुत कुछ ट्रांसफर हो गया, बहुत ट्रांसफर कर दिया सर आपने, अब क्या करें, बहुत ट्रांसफर हो गया, हाँ जी बहुत कुछ ट्रांसफर हो गया, तो अब ऐसा करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। तो यहां पर एंट्री नंबर 16 में हम क्या करेंगे, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट टू ESH, यस,
पेमेंट कैसे करेंगे, ESH कई बार क्रेडिट हुआ है तो ESH को डेबिट कर देंगे, ESH अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब इसको क्या देंगे, वही न्यू कंपनी के इक्विटी शेयर, यस, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी यानी कि ट्रांसफरी कंपनी, प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी, एंड अगर कोई पैसा आया है तो पैसा दे देंगे न्यू कंपनी से। इस तरीके से आपकी मोटा मोटी जनरल एंट्री मैंने आपको समझाई है। किसकी बुक्स में होती है, ये होती है आपकी ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में, यानी कि आपकी ओल्ड कंपनी की बुक में, वेंडर कंपनी की बुक में, विक्रेता कंपनी की बुक्स में। ओके।